नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो कई लोगों के जीवन को कहीं ना कहीं छूता है। ऑटिज्म। इसे आत्म केंद्रित विकार या स्वलीनता भी कहते हैं। हमारी आज की जो बातचीत है उसका आधार है ऑटिज्म, कारण, लक्षण और देखभाल नाम का एक दस्तावेज। हमारा मकसद है इस स्थिति को थोड़ा बेहतर ढंग से समझना कि भाई ये है क्या असल में, इसके संकेत कैसे पहचाने और हाँ, सबसे जरूरी, इससे प्रभावित लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। इसे अक्सर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD कहते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी में हल्के लक्षण हो सकते हैं, किसी में काफी गंभीर। तो चलिए इस जटिल लेकिन महत्वपूर्ण विषय की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले, ये ऑटिज्म आखिर है क्या? सीधी सी बात करें तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है। मतलब ये मस्तिष्क के विकास से जुड़ी है, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। और इसका असर मुख्य रूप से 3 एरियाज पर दिखता है। एक तो सामाजिक मेलजोल, मतलब सोशल स्किल्स। हाँ? दूसरा है संवाद, कम्युनिकेशन। और तीसरा व्यवहार, यानी बिहेवियर। जैसा मैंने कहा, स्पेक्ट्रम का मतलब है कि लक्षणों की जो तीव्रता है और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। बिल्कुल। अब आते हैं इसके मुख्य लक्षणों पर। तो सामाजिक स्तर पर अगर देखें तो कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं। जैसे दूसरों से नजरें मिलाने में हिचकिचाहट होना या शायद पूरी तरह बचना। हाँ। दोस्त बनाने या दोस्ती बनाए रखने में दिक्कत आना। दूसरों के हाव भाव या उनकी भावनाओं को समझने में मुश्किल होना। और कई बार ऐसा भी होता है कि अकेले रहना ज्यादा पसंद आता है। हाँ, और इस बात को थोड़ा और खोले तो ये लक्षण ये दिखाते हैं कि बाहरी दुनिया से जुड़ने का उनका तरीका शायद हमसे अलग है। जिसे हम सामाजिक कठिनाई कह रहे हैं, वो शायद उनकी अपनी जरूरत हो सकती है। मतलब एक अलग तरह के इंटरैक्शन की, या शायद कम भीड़भाड़ वाले माहौल की जरूरत। अच्छा, 4 यानी कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें भी कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं। कुछ बच्चों में बोलना सीखने में देरी हो सकती है। कई बार वे सुने हुए शब्दों या वाक्यों को दोहराते हैं। उसको शायद इकोलेलिया कहते हैं। हाँ, इकोलेलिया कहते हैं उसको। अच्छा, बातचीत शुरू करने या उसे बनाए रखने में भी थोड़ी चुनौती आ सकती है। और हाँ, इशारे, चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज, ये जो नॉन वर्बल संकेत होते हैं ना, हाँ, नॉन वर्बल क्यूज। हाँ, उनको समझने में भी मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ बोलने की क्षमता तक ही सीमित नहीं है, ये समझने की प्रक्रिया पर भी असर डालता है। सोचिए, अगर आप किसी की बात का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि उसके चेहरे के भाव से, आवाज के उतार चढ़ाव से भी समझते हैं, और अगर ये संकेत समझने में ही दिक्कत हो तो बातचीत कितनी मुश्किल हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ शब्दों की कमी है या दुनिया को समझने और फिर खुद को व्यक्त करने का एक बिल्कुल ही अलग ढांचा है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, व्यवहार में भी कुछ खासियतें नजर आती हैं, जैसे किसी एक ही काम या गतिविधि को बार बार दोहराना। इसे दोहराव वाला व्यवहार कहते हैं ना, रेपिटेटिव बिहेवियर। हाँ, बिल्कुल, रिपीटेटिव बिहेवियर। किसी खास विषय या चीज में बहुत गहरी लगभग जुनूनी दिलचस्पी होना भी काफी आम है। रोजमर्रा की जो दिनचर्या होती है, रूटीन, उसमें अगर बदलाव हो तो बहुत ज्यादा परेशानी या गुस्सा महसूस करना, ये भी देखा जाता है। सही। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है संवेदी संवेदनशीलता, सेंसरी सेंसिटिविटी। कुछ लोग तेज आवाज या तेज रोशनी या खास तरह के कपड़े या फिर हल्के से स्पर्श के प्रति भी बहुत ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। बिल्कुल, और अगर हम इन व्यवहारों के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें, हाँ, तो ये जो दोहराव वाला व्यवहार है या रूटीन पर निर्भरता है, ये एक तरह से दुनिया की उथल-पुथल के बीच स्थिरता और सुरक्षा पाने का तरीका हो सकता है। अच्छा। ये उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है, एक प्रिडिक्टेबल माहौल बनाता है। हम्म। और संवेदी संवेदनशीलता, ये हमें याद दिलाता है कि हर किसी का दुनिया को अनुभव करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। जो रोशनी या आवाज हमें सामान्य लगती है, वो किसी ऑटिस्टिक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा तीव्र, असहनीय हो सकती है। सही। ये दिखाता है कि मस्तिष्क दुनिया की जानकारी को कितने अलग अलग तरीकों से प्रोसेस कर सकता है। आजकल एक शब्द इस्तेमाल होता है, न्यूरो डाइवर्सिटी, यानी तंत्रिका विविधता। हाँ, सुना है। हाँ, तो ये उसी व्यापक विचार के तहत समझा जा रहा है। यह मानता है कि भाई मस्तिष्क में जो अंतर हैं वो सामान्य हैं और इन्हें बीमारी की तरह नहीं देखना चाहिए। ये नजरिया वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल उठता है कि ऑटिज्म होता क्यों है। जैसा कि इस स्रोत में भी बताया गया है, इसका कोई एक सीधा सीधा जवाब नहीं है। कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। सही। रिसर्च जो है वो कई संभावित कारकों की ओर इशारा करती है।
इसमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक फैक्टर काफी अहम है। अगर परिवार में किसी को ऑटिज्म है तो थोड़ा जोखिम बढ़ जाता है। फिर मस्तिष्क के विकास या उसकी संरचना में कुछ अंतर यानी न्यूरोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। कुछ पर्यावरणीय कारक भी शायद भूमिका निभा सकते हैं, जैसे मान लीजिए गर्भावस्था के दौरान कोई गंभीर इन्फेक्शन हो गया या कुछ खास दवाओं का असर हुआ। हाँ, ये भी संभव है। इनके अलावा समय से बहुत पहले जन्म लेना, प्रीमेच्योर डिलीवरी, या जन्म के समय वजन बहुत कम होना, ऐसे फैक्टर्स भी जुड़े हो सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि ऑटिज्म अक्सर इन अलग-अलग फैक्टर्स के एक जटिल मेलजोल का नतीजा होता है। अच्छा। किसी एक फैक्टर को दोष देना या जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। ये जेनेटिक्स, दिमागी विकास और शायद कुछ हद तक माहौल के मिले-जुले असर का परिणाम है। और ये जो मिश्रण है ना, ये हर व्यक्ति में अनोखा होता है। इसीलिए लक्षणों में इतनी विविधता दिखती है। और इसी विविधता की वजह से ही इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। पहले समझ को आसान बनाने के लिए कुछ श्रेणियां इस्तेमाल होती थीं, जैसे क्लासिक ऑटिज्म। इसमें गंभीर लक्षण होते थे, भाषा में ज्यादा दिक्कत। हाँ, पहले होता था। एक था एस्पर्गर सिंड्रोम, जिसमें भाषा तो ठीक होती थी पर सामाजिक व्यवहार में चुनौती होती थी। और एक PDD-NOSP था, जिसमें कुछ लक्षण होते थे पर वो किसी एक श्रेणी में पूरी तरह फिट नहीं होते थे। हाँ, ये पुराने वर्गीकरण थे। ये स्पेक्ट्रम की चौड़ाई समझने में थोड़ी मदद करते थे। लेकिन अब मेडिकल फील्ड में मुख्य रूप से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD शब्द इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब सब ASD ही है? हाँ, ज्यादातर। ये इस बात पर जोर देता है कि ये एक निरंतरता है, एक कंटिन्यूअम है, और हर व्यक्ति इस स्पेक्ट्रम पर अपनी खास जगह रखता है, अपनी अनोखी क्षमताओं और चुनौतियों के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं निदान की, डायग्नोसिस की। कैसे पता चलता है कि किसी को ऑटिज्म है? स्रोत के मुताबिक लक्षण अक्सर बचपन में ही दिखने लगते हैं, खासकर 2 से 3 साल की उम्र के आसपास ज्यादा स्पष्ट होते हैं, जब बच्चे बोलना, खेलना और दूसरों से जुड़ना सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वो उम्र होती है जब ये चीजें ज्यादा नोटिस में आती हैं। और इसका पता लगाने के लिए कोई एक खून की जांच या ब्रेन स्कैन जैसा टेस्ट तो है नहीं? नहीं, ऐसा कोई सीधा टेस्ट नहीं है। तो डॉक्टर और जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो बच्चे के व्यवहार को, उसके खेलने के तरीके को और विकास के पैटर्न को ध्यान से देखते हैं। वे भाषा, सामाजिक कौशल और सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं और माता-पिता से बच्चे की आदतों, व्यवहार और उसके शुरुआती विकास के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी लेते हैं। हाँ, पेरेंटहुड बहुत जरूरी होता है इसमें। हाँ, तो ये एक तरह की पूरी जांच पड़ताल होती है। सही। एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है। एक बार जब निदान स्पष्ट हो जाता है तो फिर ध्यान जाता है उपचार और सहायता पर। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑटिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पूरी तरह ठीक किया जा सके। ये शब्द शायद सही भी नहीं है यहाँ। हाँ, इलाज क्योर की बात नहीं होती इसमें। हाँ, लक्ष्य होता है व्यक्ति को उसके लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद करना और उसके कौशल को विकसित करना, ताकि वो एक बेहतर और ज्यादा आत्मनिर्भर जीवन जी सके। बिल्कुल, फोकस मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर होता है। इसमें कई तरह की थेरेपी बहुत कारगर साबित होती हैं, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी। आपने शायद ABA का नाम सुना हो, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस। हाँ, ABA काफी जानी मानी है। हाँ, तो ये सकारात्मक व्यवहार सिखाने और सामाजिक रूप से जुड़ने में मदद करती है। फिर है स्पीच थेरेपी, जो बोलने, भाषा समझने और संवाद के दूसरे तरीकों जैसे इशारों या चित्रों का उपयोग करने में सुधार लाती है। और एक होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये रोजमर्रा के कामों में मदद करती है, जैसे खाना, कपड़े पहनना, लिखना या फिर वो जो सेंसरी मुद्दे होते ना, उनसे निपटने में। हाँ, डेली लिविंग स्किल्स और सेंसरी इंटीग्रेशन। इनके साथ ही बच्ची की जरूरत के हिसाब से विशेष शिक्षा मतलब स्पेशल एजुकेशन का इंतजाम किया जा सकता है। ये किसी स्पेशल स्कूल में हो सकता है या फिर सामान्य स्कूल में अतिरिक्त मदद के साथ भी। हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन का मॉडल भी है। कभी-कभी अगर बहुत ज्यादा बेचैनी, चिड़चिड़ापन या ध्यान केंद्रित करने में गंभीर समस्या हो तो डॉक्टर शायद कुछ दवाएं भी लिख सकते हैं, लेकिन थेरेपी और व्यावहारिक सहायता ही मुख्य आधार होते हैं। हाँ, दवाइयाँ सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने के लिए होती हैं, वो भी जरूरत पड़ने पर। थेरेपी ही कोर इंटरवेंशन है। हाँ। और सबसे जरूरी बात यह है कि मदद का कोई एक साइज फिट ऑल फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा। हर व्यक्ति की जरूरतें, उसकी क्षमताएं, सीखने की शैली सब अलग होती हैं।
इसलिए एक असरदार सहायता योजना हमेशा व्यक्तिगत होती है, पर्सनलाइज्ड होती है। इसमें बच्चे या व्यक्ति की खास चुनौतियों और शक्तियों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग थेरेपी, शिक्षा के तरीके और परिवार के लिए समर्थन, इन सब का सही संतुलन बनाया जाता है। लक्ष्य सिर्फ चुनौतियों को कम करना नहीं है, बल्कि उनकी जो क्षमताएं हैं उनको पहचानना और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना है। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। अच्छा, घर पर देखभाल करते समय भी कुछ बुनियादी बातें बहुत मायने रखती होंगी। स्रोत में कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे धैर्य रखना और बच्चे को ढेर सारा प्यार और स्वीकृति देना। ये तो शायद सबसे जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। भावनात्मक सहारा बहुत अहम है। एक तयशुदा दैनिक दिनचर्या, मतलब एक रूटीन बनाना और उसे निभाने की कोशिश करना, ये भी बहुत मददगार हो सकता है, क्योंकि ये उन्हें एक पूर्वानुमेय, एक प्रेडिक्टेबल और सुरक्षित माहौल देता है। हाँ, रूटीन से उन्हें काफी मदद मिलती है। उनकी छोटी छोटी कोशिशों और सफलताओं को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। थेरेपी और स्कूल में जो सिखाया जा रहा है उससे घर पर भी अभ्यास कराना और नियमितता बनाए रखना फायदेमंद होता है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपने थेरेपी और कौशल विकास की बात की और स्रोत में खेलों और गतिविधियों का भी जिक्र है। मुझे ये जानने में उत्सुकता है कि ये रोजमर्रा की थेरेपी से कैसे अलग है या उन्हें कैसे पूरा करते हैं। देखिए, ये एक दिलचस्प सवाल है। खेल और गतिविधियां, खास तौर पर अगर वो ऑटिज्म वाले बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हों, तो वो सीखने को बहुत मजेदार बना सकती हैं। वे सिर्फ मजा ही नहीं देते, बल्कि एक तरह से सुरक्षित लैब की तरह काम करते हैं, जहां सामाजिक नियम, संवाद के तरीके या रोजमर्रा के कौशल बिना किसी दबाव के सीखे जा सकते हैं। सोचिए, एक गेम जो बारी बारी से खेलने पर इनाम देता है, वो क्या सिखा रहा है? सामाजिक व्यवहार, टर्न टेकिंग। हाँ, सही। या कोई ऐप है जो चेहरे के भाव पहचानने में मदद करता है, वो अशाब्दिक संचार कौशल विकसित कर रहा है। अच्छा, तो ये खेल के जरिए सीखना हुआ। स्रोत में कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे दैनिक जीवन कौशल सिखाने वाले खेल, शायद वर्चुअल तरीके से कुछ चीजें तरतीब देना या क्रम में काम करना सिखाना। हाँ, हो सकता है, जैसे कपड़े पहनने का क्रम सिखाना या टेबल सेट करना। सामाजिक व्यवहार के लिए खेल, जैसे नमस्ते कहना या अपनी बारी का इंतजार करना। बिल्कुल, या खिलौना शेयर करना। और रंग आकार पहचानने वाले या ध्वनि आधारित खेल जो ध्यान और कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाते हैं। हाँ, मैचिंग गेम्स, सॉर्टिंग गेम्स, साउंड मेमोरी गेम्स। इन खेलों की खूबी यह है कि वो अक्सर एक संरचित, एक स्ट्रक्चर्ड और अनुमानित, प्रेडिक्टेबल माहौल देते हैं, जो कई ऑटिस्टिक बच्चों को पसंद आता है। उनमें ध्यान भटकाने वाली चीजें कम होती हैं और लक्ष्य स्पष्ट होता है। और सबसे अहम बात, उनमें अक्सर तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, इमीडिएट पॉजिटिव फीडबैक। जैसे सही करने पर पॉइंट मिलना या कोई स्टार मिलना या अगला लेवल खुल जाना। अच्छा, ये सीखने की प्रक्रिया को बहुत प्रोत्साहित करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो खेल सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि थेरेपी और शिक्षा के लक्ष्यों को मजेदार तरीके से हासिल करने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। स्रोत में इन खेलों को डिजाइन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह भी दी गई है, जैसे इंटरफेस साफ और सरल हो, शब्दों से ज्यादा चित्रों का इस्तेमाल हो। हाँ, विजुअल सपोर्ट्स। मुश्किल धीरे धीरे बढ़े और आवाज लंग बहुत तेज ना हो, ताकि वो जो सेंसरी सेंसिटिविटी वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो। बिल्कुल, सेंसरी ओवरलोड से बचना जरूरी है। ये सब काफी व्यावहारिक लगता है। ये सब जानकारी बहुत उपयोगी है। अंत में समाज के नजरिए और जागरूकता पर बात करना भी बेहद जरूरी लगता है। हाँ, ये बहुत अहम है। स्रोत इस बात पर जोर देता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है। ये दुनिया को देखने, महसूस करने और उससे जुड़ने का एक अलग तरीका है। बिल्कुल, डिफरेंट नॉट लेस। हाँ, और यहीं पर कहानी का एक और पहलू सामने आता है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कई ऑटिज्म प्रभावित व्यक्तियों में असाधारण प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं। निश्चित रूप से। कुछ गणित या संगीत में कमाल कर सकते हैं, कुछ की याददाश्त फोटोग्राफिक हो सकती है, कुछ खास विषयों में उनका ज्ञान विश्वकोश जैसा हो सकता है, या उनमें पैटर्न पहचानने और डिटेल पर ध्यान देने की अद्भुत क्षमता हो सकती है। हाँ, ये विशेष रुचियां और गहन फोकस उनकी ताकत हो सकती है। हाँ, और समाज के लिए ये एक अवसर है। जरूरत सिर्फ सहानुभूति या चुनौतियों को समझने की नहीं है, बल्कि इन व्यक्तियों को उनकी समग्रता में स्वीकार करने की है, उनकी चुनौतियों
और उनकी अनूठी शक्तियों दोनों के साथ। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां उन्हें न केवल समर्थन मिले बल्कि उनकी विशेष योग्यताओं को पहचाना जाए, उन्हें महत्व दिया जाए और उन्हें विकसित होने का मौका मिले। ये सिर्फ शामिल करने मतलब इंक्लूजन से कहीं ज्यादा है। ये न्यूरोडाइवर्सिटी यानी तंत्रिका विविधता को सही मायने में अपनाने और उसका जश्न मनाने जैसा है। ये समझने जैसा है कि अलग तरह से सोचना भी एक ताकत हो सकती है। तो आज हमने ऑटिज्म के बारे में कई अहम बातें समझी। ये एक स्पेक्ट्रम है जिसका मतलब है हर व्यक्ति का अनुभव अनोखा होता है। ये सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। हमने जाना कि शुरुआती पहचान और सही व्यक्तिगत सहायता, जिसमें व्यवहार, वाक और व्यावसायिक थेरेपी शामिल है, जीवन की गुणवत्ता में बहुत सुधार ला सकती है। हाँ, हमने ये भी देखा कि कैसे खेल और गतिविधियां सीखने और कौशल विकास का एक मजेदार और प्रभावी जरिया बन सकती हैं। और सबसे जरूरी, हमने सामाजिक स्वीकृति और ऑटिस्टिक व्यक्तियों की अनूठी प्रतिभाओं को पहचानने के महत्व पर जोर दिया। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में आता है जिस पर शायद श्रोता आगे सोच सकते हैं। जब हम ऑटिज्म से जुड़ी अनोखी प्रतिभाओं को देखते हैं, जैसे वो गहन फोकस, पैटर्न पहचानने की क्षमता, नियमों और सिस्टम को समझने की योग्यता या किसी विषय का गहरा ज्ञान, तो क्या हम समाज के तौर पर सिर्फ इन व्यक्तियों को समायोजित करने या शामिल करने से आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम सक्रिय रूप से ऐसे रास्ते खोज सकते हैं जहां इन विशिष्ट शक्तियों और सोचने के तरीकों का उपयोग समाज की जटिल समस्याओं को सुलझाने, नई खोजें करने या कला और विज्ञान को समृद्ध करने में किया जा सके? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये सिर्फ स्वीकृति का सवाल नहीं है। ये न्यूरोडाइवर्सिटी को एक मूल्यवान मानवीय संसाधन के रूप में देखने और वास्तविक सशक्तिकरण की ओर एक कदम बढ़ाने का सवाल है। इसी विचार के साथ आज की एक गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा यहीं समाप्त होती है।